नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से है। गाजीपुर ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है मोहम्मदाबाद, और मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गौसपुर। तो इस गौसपुर गांव में एक रोज़ सुबह सुबह डबल मर्डर की एक भयानक वारदात होती है। तारीख है 15 नवंबर 2022, यानी इसी साल 15 नवंबर 2022 को इस गांव में एक मकान में दो महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। 75 साल की महिला कौशल्या देवी और 35 साल की उनकी बेटी मालती देवी। दोनों की हत्या उनके घर में ही हुई थी, और जब हत्या हुई थी घर में कोई नहीं था। हुआ ये कि कौशल्या देवी का जो बेटा है गौरी राजभर, वो कहीं बाहर गया हुआ था। वो 15 नवंबर की सुबह सुबह अपने घर लौटा, और घर लौटते ही उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है और अंदर उसकी माँ और बहन दोनों की हत्या की जा चुकी है। दोनों के चेहरे से खून बह रहा है, और शायद कातिलों ने हत्या गला दबाकर की है। तो बेटे ने जैसे ही ये मंजर देखा वो घबरा गया, वो चीखने चिल्लाने लगा। आस पड़ोस के लोगों को उसने बुलाया। फिर आनन फानन में मोहम्मदाबाद कोतवाली में फ़ोन किया गया, और सुबह सुबह पुलिस ने भी जब ये सुना कि गौसपुर गांव में दो लोगों की हत्या हो गई है, तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। फ़ौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस कत्ल का कोई भी चश्मदीद नहीं था, क्योंकि उस घर में 3 ही लोग रहते थे, और 3 लोगों में एक शख्स जो है वो घर से बाहर था, और जो 2 महिलाएं थीं उन दोनों की हत्या हो चुकी थी। गांव में किसी और ने वहाँ किसी को आते जाते हुए या कत्ल करते हुए या संदिग्ध हालत में घर के आसपास घूमते हुए किसी को भी नहीं देखा था। तो पुलिस के लिए ये केस जो है बहुत चैलेंजिंग था, बहुत टफ था। अब पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने सबसे पहले जो घर का बेटा है गौरी राजभर, उसी से पूछताछ करने से इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने पूछा कि वो कहाँ था और हत्या कैसे हुई, उसने क्या देखा। तो उसने ये बताया कि वो रविवार के रोज़ एक शादी में गया था, और इसकी जानकारी उसने अपनी माँ और बहन दोनों को दी भी थी। और बीती रात चूंकि उसे आने में देर हो गया तो वो एक दोस्त के घर में रुक गया था, और आज सुबह सुबह जब वो अपने घर लौटा है तो वो देख रहा है कि घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई है। वो लड़का बेतहाशा रो रहा था, लगातार रो रहा था। पुलिस के लिए उसे चुप कराना और उससे कुछ सवाल पूछना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन पुलिस इंतज़ार करती रही। जब जब वो चुप होता पुलिस उसे सांत्वना देती, फिर पुलिस उससे पूछताछ करती, लेकिन वो कोई भी क्लू, कोई भी सुराग पुलिस को नहीं दे पा रहा था। उसने कहा कि उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, घर में भी बिल्कुल सुख चैन और शांति है, पता नहीं कौन है जो कत्ल कर सकता है। कुल मिलाकर उससे पूछताछ करके पुलिस को कोई ख़ास कामयाबी इस मामले की जांच में नहीं मिल रही थी। खैर, पुलिस ने मौके का बहुत बारीकी से मुआयना किया। तो पुलिस ने जो चीज़ें नोटिस की मैं आपको वो बताता हूँ। एक तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि दोनों ही महिलाओं के साथ कत्ल से पहले मारपीट की गई थी। उनके जिस्म पर कई जगह चोट के निशान मौजूद थे, और दोनों के चेहरे पर खून के धब्बे भी थे, और उनके चेहरे से खून निकल रहा था। कहने का मतलब ये कि ये मारपीट जो हुई थी उसमें दोनों महिलाएं अपने कत्ल से पहले जख्मी भी हुई थी। पुलिस ने यह भी देखा कि कत्ल में किसी तेज धार या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कहने का मतलब यह कि कोई शार्प वेपन होता है, ब्लंट कोई भारी भरकम हथियार होता है, या कोई गोली जैसी बात, कुछ भी नहीं था। और देखने से ये लग रहा था कि मारपीट के बाद इन दोनों की हत्या जो है वो गला दबाकर की गई है। साथ में पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि घर में किसी के बाहर से ज़बरदस्ती घुस आने के कोई निशान मौजूद नहीं है, क्योंकि न तो दरवाज़ा तोड़ा गया है, न कोई छिटकिनी थोड़ी भी ढीली है या टेढ़ी हुई है। सुबह सुबह का वक्त है, तो घर में कोई ऐसा आदमी जो इस परिवार का जानने वाला है। सीन ऑफ क्राइम को देखकर यह लग रहा था कि शायद इस कत्ल में किसी जानने वाले का हाथ हो सकता है। पुलिस ने पूरे मकान का बहुत बारीकी से मुआयना किया। तो पुलिस ने यह भी देखा कि घर में जो भी ज़रूरत की चीज़ें या कीमती चीज़ें हैं वो भी इंटैक्ट थी, किसी ने उनको छेड़ा भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये कि ये जो दोनों हत्याएं हुई थी, उन दोनों हत्याओं के पीछे लूटपाट या चोरी जैसी कोई वजह भी नहीं थी। अब सवाल ये उठता था कि आखिर फिर दोनों महिलाओं की हत्या क्यों की गई, मोटिव इसका क्या हो सकता है। परिवार में कोई और था भी नहीं, एक ले दे करके बेटा था, वो पुलिस के सामने मौजूद था, वो खुद ही मुद्दई था, वो शिकायत कर रहा था। तो पुलिस जो है इस केस को सॉल्व करने में जो है उसे बड़ी मुश्किल आ रही थी, वो लगातार उलझ रही थी।
अब पुलिस ने ये तय किया कि बेटा जो स्टेटमेंट दे रहा है, पुलिस अब उन्हीं बातों को पहले वेरीफाई करेगी। पुलिस ने गौरी राजभर ने जो बताया कि वो एक शादी में गया था, पुलिस ने ये वेरीफाई किया कि वो शादी किसकी थी, कहाँ पर थी। और पुलिस ने जब क्रॉस चेक किया तो पुलिस ने देखा कि वाकई उसके एक दोस्त की शादी थी जिसमें वो गया हुआ था। और उसने ये भी बताया कि शादी से जब वो लौट रहा था तो बीती रात चूंकि देर हो गई गांव तक आने में, तो वो अपने एक दोस्त के घर में रुक गया था। तो पुलिस ने उस दोस्त के बारे में पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद जब पुलिस ने वेरीफाई किया तो पुलिस ने देखा कि हाँ वाकई ये एक दोस्त के घर में रुका था बीती रात को। तो कुल मिलाकर ये लड़का जो भी बातें पुलिस को बता रहा था वो बातें भी पुलिस को सही लग रही थी। तो लड़के पर भी जो है शक करने की कोई वजह जो है पुलिस को तफ्तीश में सामने नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। अब पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर इस लड़के का प्रोफाइल क्या है, वो क्या करता है। कुछ देर के लिए पुलिस को तो शक हुआ गांव के कुछ नौजवानों पर भी कि कहीं गांव के कुछ नौजवानों ने ही किसी दुश्मनी की वजह से या किसी और वजह से इनकी हत्या तो नहीं कर दी। लेकिन उनको भी पुलिस को, जो शक के दायरे में आए थे, उनको भी वेरीफाई करके पुलिस को रूल आउट करना पड़ा, यानी उनको जांच के दायरे से बाहर निकालना पड़ा। अब पुलिस ने ये पता करना शुरू किया कि भाई ये जो लड़का है गौरी राजभर, इसका चाल चरित्र क्या है, कहाँ बैठता है, काम क्या करता है। तो पुलिस ने जब इसके बारे में पूछताछ शुरू की गांव के लोगों से और ख़ुद उस लड़के से भी, तो पता चला कि वो एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलर है और ज़मीन और मकान के खरीद फरोख्त का काम करता है। इस बीच पुलिस को ये पता चला कि गौरी ने अब से कुछ रोज़ पहले ही उस गाँव में एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो किसी को बेचा है, और जिसके ज़मीन का टुकड़ा उसने बेचा था उस वक्त वो शख्स जो ज़मीन का मालिक है वो गांव में नहीं था, कहीं बाहर था। लेकिन फिर भी ज़मीन उसने बिकवा दी, और जब बिकवाई तो जाहिर है मालिक की गैर मौजूदगी में जब ज़मीन बिकवाई तो कुछ तो उसने गड़बड़ भी की होगी। तो ये पता चला कि गौरी ने, जो गांव का प्रधान है, उसको मुंह बंद रखने के लिए भी उसने कुछ पैसे गांव के प्रधान को दिए थे, और बाकी के पैसे उसने अपने पास रख लिए थे। अब जो उस ज़मीन का असली मालिक है, असली वारिस है, वो जब लौटा तो उसने गौरी से अपने हिस्से के पैसे मांगने की शुरुआत की। उसने तो विरोध भी जताया कि ज़मीन उसकी बेच दी, लेकिन जब ज़मीन बिकी गई तो उसे लगा कि अब मुझे पैसे चाहिए। वो गौरी से पैसे मांगने लगा। ये पैसे कुछ लाख रुपए की रकम थी, लेकिन गौरी ये रकम जो है नहीं दे पा रहा था। उसने जो भी पैसे अपने पास रखे थे या तो उसने खर्च कर दिए थे या उसको देने की नीयत नहीं थी, वो देना नहीं चाह रहा था और दे नहीं पा रहा था कुल मिलाकर। और इस बात को लेकर उस ज़मीन वाले लड़के के साथ, उस आदमी के साथ गौरी राजभर का विवाद लगातार चल रहा था। ये जानकारी पुलिस को मिली, और जब ये जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस को एक बात ये भी समझ में आई कि रुपए पैसे का डिस्प्यूट जो है गौरी का किसी न किसी आदमी से उस गांव में है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कत्ल के पीछे रुपए पैसों के डिस्प्यूट जैसी ही कोई बात हो। तो पुलिस ने जब इस एंगल को एक्सप्लोर करना शुरू किया, खंगालना शुरू किया, तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो मकान है, जिस मकान में गौरी रहता है, वो मकान उसकी माँ कौशल्या देवी के नाम पर था। और पिछले कुछ दिनों से गौरी जो है गांव के कुछ लोगों से अपना वो मकान बेचने के सिलसिले में बात भी कर चुका था। लेकिन उसने गांव के लोगों को ये बताया था कि वो मकान बेचना तो चाहता है, लेकिन उसकी माँ जो है वो मकान बेचने नहीं दे रही है, वो इसके आड़े आ रही है। और उसकी जो बहन है मालती, उसकी तो शादी हो चुकी थी, लेकिन जब गौरी मकान बेचने के लिए अपनी माँ पर दबाव बना रहा था तो बहन जो है इस चीज़ में अपनी माँ की मदद करने के लिए और गौरी को समझाने बुझाने के लिए कुछ दिन पहले ही अपने मायके में वापस आई थी। तो कुल मिलाकर इस परिवार में इन दिनों सिर्फ दो ही लोग थे, माँ और बेटा, जबकि बहन जिसकी शादी हो चुकी थी वो कुछ दिनों से इस मकान में आकर रह रही थी, और उसकी भी कोशिश यही थी कि ये मकान न बिके। और पुलिस ने जब ज़्यादा जानकारी जुटाई तो पता चला कि इसी मकान के बेचने को लेकर गौरी की अपने माँ और बहन से लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। ये सारी बातें गौरी ने खुद पुलिस को नहीं बताई थी, लेकिन पुलिस ने अलग अलग सोर्सेज से ये जानकारी जुटाई, और उसके बाद जब इन तथ्यों के साथ पुलिस ने गौरी को कन्फ्रंट किया तो गौरी ने फाइनली ये कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी माँ और अपनी बहन की हत्या की है। उसने बताया कि चूंकि वो मकान जो है उसके पेपर उसकी माँ के नाम पर थे और मकान की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए उसे मिलने वाले थे, तो वो पूरी कोशिश ये कर रहा था, उसकी इच्छा थी कि ये मकान बिक जाए, वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, और 15 लाख रुपए से वो जो रकम
गांव के ही एक दूसरे लड़के को चुकानी है, उसका एक हिस्सा निकाल कर उस लड़के को दे दे और बाकी पैसे से वो आगे की ज़िंदगी गुजर बसर करे। लेकिन माँ, चूंकि उसको ये लग रहा था कि ले दे करके यही एक आशियाना है इस गांव में रहने का, अगर यही मकान बेच देंगे तो कहाँ जाएंगे, तो माँ इसका विरोध कर रही थी। लेकिन गौरी ने ये बात पुलिस को नहीं बताई थी। लेकिन पुलिस ने जब उसे सख्ती की और इन सारे तथ्यों के साथ उसको कन्फ्रंट किया तो उसे टूटना पड़ा और उसे सच बताना पड़ा। गौरी ने ही हत्या की थी अपनी माँ की, और सुबह आकर वो माँ की ही हत्या करना चाहता था, लेकिन बहन चूंकि वहाँ मौजूद थी और वो आड़े आ गई इस कत्ल के, गौरी को रोकने की कोशिश करने लगी, तो फिर ये जो लड़का है, ये ऐसा मैं कहूँगा कि शैतान और जल्लाद बेटा था, जिसने न सिर्फ अपनी बुजुर्ग माँ की हत्या कर दी बल्कि अपनी बहन की भी उसने जान ले ली। उसने एक एक कर दोनों की हत्या की। लड़ाई तो अलबत्ता दोनों के साथ एक साथ ही हो रही थी, एक रोकने की कोशिश करती रही, उसके देखते देखते उसने बुजुर्ग माँ की गला घोंटकर हत्या की। और जब तक ये लड़की कुछ और शोर मचा पाती या गाँव में दूसरे लोगों को इस घटना के बारे में कुछ पता चलता, गौरी ने अपनी बहन की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस तरह उसने खुद अपने हाथों से अपने दो सगे रिश्तेदारों को, जिसमें तो एक खुद उसको जन्म देने वाली माँ थी, उसी की उसने हत्या की और फिर अपनी बहन की हत्या कर दी। लेकिन फाइनली पुलिस ने इस मामले को कुछ दिनों की तफ्तीश के बाद सुलझा लिया और जो गुनहगार बेटा है गौरी राजभर, उसे गाज़ीपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहानी है, और इस कहानी में मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे बेटे की करतूत और ऐसे बेटे के बारे में जानने के बाद बस एक ही आवाज़ दिल से निकलती है कि भगवान ऐसा बेटा किसी को भी ना दे। बेशक कोई माँ जो है या कोई महिला जो है वो माँ ना बन पाए, लेकिन अगर माँ बने तो कम से कम ऐसे नालायक बेटे की माँ तो वो न बने जो बेटा खुद उसकी माँ की ही जान ले ले। वाकई बहुत दुखद कहानी है, और एक ऐसी कहानी जिसमें कातिल तो पुलिस के सामने था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बुरी तरह से रो भी रहा था, एक्टिंग भी बेहतरीन कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो करतूत है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, गांव में लोगों के साथ उसकी जो बातचीत है, उसकी वजह से वो पकड़ा गया। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? गौरी राजभर नाम का ये जो बेटा है, इसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी अगर आप कोई सुझाव दे सकते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात है। परिवार का एक आदमी अगर दूसरे आदमी पर भरोसा नहीं करेगा और महज चंद रुपयों के लिए इतना क्लोज फैमिली मेम्बर किसी की जान ले लेगा तो इंसान कहाँ जाएगा। वाकई कहते हैं ना कि ये दौर जो है बहुत ही बुरा है और कलयुग है, तो ये घोर कलयुग की ही निशानी है कि ऐसा बेटा जो अपनी माँ की ही हत्या कर दे रहा है। बहरहाल आज की कहानी में यहीं तक। मैंने कल जो कहानी आप सबको सुनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने पहले लव ट्रायंगल के चक्कर में अपनी प्रेमिका के एक दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी और फिर खुद पकड़े जाने से बचने के लिए अपना जो डेथ है उसको भी उसने फेक किया। और फेक यूँ किया कि उसने अपनी जगह एक दूसरे दोस्त को अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बिठाकर जलाकर मार डाला था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत दर्दनाक घटना थी, जिसमें एक कत्ल को छुपाने के लिए कातिल ने दूसरा कत्ल किया और अपनी जान बचाने के लिए, छुपाने के लिए तो बल्कि मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पुलिस से पकड़े जाने से बचने के लिए उसने दूसरे शख्स की जान ले ली। तो इस कहानी पर आप सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट किया है, बहुत राय दी है। तो मैं आप में से कुछ लोगों के कमेंट भी पढ़ना चाहता हूँ और कुछ लोग जो आप लोगों ने जो कमेंट किया है उनके नाम भी पढ़ना चाहता हूँ। तो यूनाइटेड वेस्ट एंड के नाम से एक आईडी है, विराट बिश्नोई जी ने भी अपनी बात लिखी है, कमेंट किया उन्होंने। सुभाष चौहान जी का भी कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है एसके चौहान और ये बुलंद शहर से हैं। जर्मनी से परूप श्रेष्ठा जी का भी कमेंट आया है। इन्होंने लिखा है कि गुरदेव सिंह चौधरी साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं उनका नाम ज़रूर लूँ। मेरे ख्याल से उन्होंने लिखा है कि मैं पहली बार आपकी कहानी सुनी, लेकिन चलिए, मुझे नहीं पता कि आपने जो लिखा है वो एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश में आपने हिंदी लिखा है तो थोड़ा पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, चाहे आप पहली दफ़ा सुन रहे हों या पहले भी आपने मेरी कहानियाँ सुनी हो। मैं चाहूँगा कि आप यूँ ही मेरे इन वीडियोज़ को देखते रहें, विज़िट करते रहें, अपनी राय भी देते रहें। राजौके के नाम से एक कमेंट है। असल में ये राजू और राजा दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज हो रहा था। इन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलर की सज़ा होनी चाहिए, और ब्लैकमेलर जो है वो बहुत ही घटिया लोग होते हैं जो
प्राइवेट लाइफ को सार्वजनिक कर देने की धमकी देते हैं। बिल्कुल, ये जो लव ट्रायंगल का केस था, इसमें जो पहला मर्डर हुआ था, वो मर्डर भी इसलिए हुआ कि जो लड़का एक महिला के साथ इन्वॉल्व था, मैरिड महिला के साथ, मैरिड लेडी के साथ, उससे वो शादी करना चाहता था और शादी के लिए दबाव बनाने का तरीका उसने ये चुना कि उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड, जिसको वो शादी के लिए इंसिस्ट कर रहा था, उस गर्लफ्रेंड के कुछ ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में डाल देने की धमकी दे रहा था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। तो वाकई ब्लैकमेलिंग जो है वो बहुत ख़तरनाक खेल है और मेरे हिसाब से सारे लोगों को इससे बचना चाहिए। कोई ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलर के जाल में न फंस जाए, इसके लिए भी एहतियात रखना और बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीतू ठाकुर जी का भी कमेंट आया है और इन्होंने लिखा है कि मुझे आपसे बात करनी है, क्या करना चाहिए प्लीज़ आप मुझे बताएं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि उनका जो बेटा है वो बहुत शैतान है, वो आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, तो वो इस मामले में शायद कुछ सुझाव या सलाह मुझसे लेना चाहती है। तो नीतू जी, आपसे रिक्वेस्ट है, क्राइम तक का ईमेल आईडी जो है यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स के ही ऊपर में। आप प्लीज़ crimetak@aajtak.com इस ईमेल आईडी पर प्लीज़ आप अपनी बात लिखकर हमें भेजें। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि वो मेल जो है शम्स सर भी एक्सेस करते हैं, उनको भी मिलेगी वो मेल। आप अपनी पीड़ा लिखकर भेजिए, अगर हम किसी काम आ सकते हैं, कोई मदद कर सकते हैं तो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। संबलपुरी फ़नी वीडियोज़ के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि शम्स ताहिर खान सर का कहानी सुनाने का अंदाज़ सबसे अच्छा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये संबलपुरी फ़नी वीडियोज़ साहब ने तो नहीं लिखा है, इन्होंने तो बल्कि ये कहा है कि नाइस वॉइस, इन्होंने मेरे आवाज़ की तारीफ़ की है। लेकिन एक दूसरे हमारे यूज़र हैं जिनकी आईडी में नाम तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शम्स सर की कहानी सुनाने का अंदाज़ सबसे अच्छा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी उनके फ़ैन हैं और बहुत धन्यवाद। बाकी लालू यादव, इन्होंने भी कमेंट किया है और मारिया शर्मालिक के नाम से एक आईडी है, मैं पता नहीं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं। नियाज़ अख्तर साहब ने भी कमेंट किया है। बहुत सारे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच। दुर्गेश शर्मा जी, मुकेश वर्मा, प्रदीप भाम्बू जी लगातार कुछ दिनों से एक कमेंट कर रहे हैं, जो कमेंट मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं इसका जवाब भी दूंगा। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, व्यूअर हैं और वो बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने लिखा है कि सुप्रतिम बैनर्जी भाई साहब राम राम, रात 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म क्राइम तक में शम्स भाई कहानी सुनाते हैं, उनके मुकाबले आपकी दोपहर 1 बजे की कहानी में व्यूज़ बहुत कम आते हैं, जबकि आपकी कहानी सुनाने का तरीका और लहजा कहीं से भी कम नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए प्रदीप जी, ये सबसे पहले तो आपकी ज़रा नवाजी है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी कहानी सुनाने का तरीका और लहजा कहीं से भी कम नहीं है। तो आपने ये जो हौसला अफजाई की, मेरे लिए जो अच्छे शब्द कहें, मैं उसके लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा सबसे पहले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शम्स सर की एक अलग लेगेसी है। वो जब से क्राइम तक है तब से उन्होंने कहानी के सिलसिले की शुरुआत की थी और बीच में पहले मैं भी सुनाया करता था, लेकिन बीच में वो सिलसिला बंद हो गया था। अब दोबारा मैंने इस सिलसिले की शुरुआत की है, तो जाहिर है जितने लोग रेगुलरली उनको सुनते रहे हैं उतने लोग मुझे अभी नहीं सुनते हैं, पहली बात। और दूसरा ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शम्स सर जो है कहानी सुनाने का उनका जो अंदाज़ है, क्राइम रिपोर्टिंग को लेकर उनकी जो नॉलेज है और उनका जो फ़ैन बेस है पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर, वो जो है अनपैरेलल्ड है, उसके साथ किसी और की तुलना नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मेरे कहानियों में व्यूज़ उनकी कहानी के मुकाबले कम आते हैं, इसमें कोई अचरज की बात मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन आप जो इतना मेरे बारे में सोचते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी कहानियों को भी इतने ही लोग देखें और सुने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए आपको थैंक यू ज़रूर कहना चाहता हूँ और आप दुआ कीजिए कि मेरी कहानियों को भी उतने व्यूज़ मिले, लोग बहुत सारे लोग देखें, कमेंट करें, लाइक करें। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से और बेहतर से बेहतर चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ। राजीव शर्मा जी का भी कमेंट आया है और राहिल खान जी ने भी लिखा है। अश्विन भट्ट जी ने लोकेंद्र जी का जिक्र किया है जो पहले क्राइम तक में होते थे। अश्विन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकेंद्र जी ने ये ऑर्गेनाइजेशन यानी आज तक या टीवी टुडे ग्रुप जो है वो छोड़ दिया है। फिलहाल वो किसी और संस्थान के साथ हैं, तो इसीलिए वो क्राइम तक में आपको नज़र नहीं आ सकते। बाकी प्रोग्रामर के नाम से एक कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि मैं उनका नाम ज़रूर लूँ और इनका नाम है एहसान अंसारी, बिहार झाझा से। झाझा क्यूल
और कैमूर, मुंगेर, ये सारे मेरे ख्याल से आसपास की जगहें हैं। मैं झाझा गया हूँ अंसारी साहब। अच्छा, हमारे एक और दर्शक हैं मनोज प्रभाकर साहब, उनका आज बर्थडे है, जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। प्लीज़ आप इसी तरह अपना प्यार देते रहें और अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जल्द हाजिर होते हैं किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।